फाइनली अब आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद हो गई होंगी, तो वो कांसेप्ट्स अपने दिमाग में रखिएगा, उनका हम समय-समय पर उपयोग करते रहेंगे। तो सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स 2 नई चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास पहली नई चीज़ और दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कभी-कभार हल्का-फुल्का सुना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा इसके बारे में। आपके स्क्रीन पर 3 चित्र बने हुए हैं बच्चों। पहला चित्र एक बेसबॉल बैट का है, ये गेम अमेरिका में खेला जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा हनुमान जी का गदा है और तीसरा सिंपल एक प्लेन यूनिफ़ॉर्म रॉड है। तो मेरा सवाल ये है बच्चों, अगर इन तीनों को ही मैं इनके लेंथ के मिड पॉइंट के अलोंग काटता हूँ, एकदम बीचों-बीच से अगर मैं काटता हूँ, तो इन तीनों ही केसेस में से किस केस में मुझे जो 2 टुकड़े मिलेंगे वो इक्वल मासेस के होंगे? मैं फिर से पूछता हूँ कि अगर मैं इस बेसबॉल बैट को एकदम बीचों-बीच से 2 टुकड़ों में विभाजित करता हूँ, तोड़ता हूँ या इस गदा को मैं बीच से एकदम तोड़ दूँ बीचों-बीच और इस रॉड को मैं बीचों-बीच से तोड़ दूँ, तो जो 2 टुकड़े मुझे मिलेंगे, तीनों ही केसेस में, क्या उन दोनों टुकड़ों का मास बराबर होगा? ज़रा सोचिए। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि बराबर होगा। अब ज़रा इस रॉड को देखिए, ये एक पतले से स्ट्रिंग से लटकी हुई है। वो जो स्ट्रिंग है वो मैंने बीचों-बीच लटका रखी है। फिर मैंने क्या किया उस स्ट्रिंग को साइड से लटका दिया। अब आप देखिए कि दोनों ही केसेस में जो रॉड है वो किस तरीके से हिंज होने का प्रयास कर रही है या लटकने का प्रयास कर रही है अगर सिंपल भाषा में बात करें। मैं उस रॉड की जगह अगर एक प्लेट लगा दूँ, एक रेक्टेंगुलर प्लेट लगा दूँ, तो क्या होगा? वो बैलेंस हो रही है। अब वो बैलेंस हो रही है, वो इधर-उधर टिल्ट क्यों नहीं हो रही है? ज़रा इस बारे में सोचिए। पिछले केस में और इस केस में दोनों में ही कुछ समानताएँ हैं, जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम वापस इसकी बात करें, इन तीनों ही केसेस में बेसबॉल बैट, गदा और रॉड के केसेस में मुझे जो 2 टुकड़े मिलेंगे, वो इक्वल मासेस के नहीं होंगे। रॉड के केस में वो इक्वल मासेस के होंगे, जबकि गदा और बेसबॉल बैट के केस में वो इक्वल मासेस के नहीं होंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि गदा जो है वो निचला निचला हिस्सा उसका जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मैसिव है, वहाँ पे मैटर ज़्यादा है। उसी तरीके से बेसबॉल बैट में भी नीचे मैटर ज़्यादा है। सिस्टम, बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? जो भी हम कोई रिजिड बॉडी लेते हैं, कोई बड़ी-सी बॉडी लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स के, छोटे-छोटे पॉइंट मासेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हर एक ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री होती है, जो उसकी फिजिकल बाउंड्री होती है, हम उसे सिस्टम बाउंड्री कहते हैं कि इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर जितने भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल मासेस का कॉम्बिनेशन मिलकर इस सिस्टम को तैयार करता है। जैसे कि आप अगर माइक्रो लेवल पे जाएँ बच्चों, तो हम सबको मालूम है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स ही हैं जो बहुत छोटे-छोटे मासेस का काम करते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा सिस्टम तैयार होता है। तो इसकी डेफिनिशन जान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है क्या? फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास इज़ द पॉइंट एट व्हिच ऑल द मास इज़ सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। अब बच्चों शब्दों पे ना जाके इसकी भावनाओं पे जाइए आप कि मास इज़ सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाएँ, तो सेंटर ऑफ मास उसका वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता है कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, या ऐसे समझें कि मेजॉरिटी ऑफ मास उस बिंदु, उस पॉइंट के आसपास कंसंट्रेटेड है। मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूँ इसे, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जिसके अबाउट या जिसके अराउंड मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इवनली मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बच्चों याद करिए, मैंने गदा
बेसबॉल बैट और रॉड का उदाहरण आपको दिया था। तो अब आप ही बताइए कि बेसबॉल बैट का सेंटर ऑफ मास क्या उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा या उसके निचले हिस्से पे होगा जहां पे उसका मेजॉरिटी ऑफ मास कंसंट्रेटेड है। गदा के केस में हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल है वो नीचे लगाया गया है। तो जो गधे का मास आ रहा है वो उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स जो नीचे कंसंट्रेटेड हैं वहां से आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के हिसाब से गदा का सेंटर ऑफ मास निचले हिस्से में होना चाहिए, ना कि उसके लंबाई के बीचों बीच। जबकि अगर हम यूनिफॉर्म रॉड की बात करें तो पहली बात तो ये कि उसकी लंबाई, उसकी जो मोटाई है वो समान रूप से एक जैसी है ऊपर से लेके नीचे तक, और वो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी डेंसिटी ऊपर से लेकर नीचे तक एक बराबर है। इसका मतलब ये कि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा। तो बच्चों ये सब थे कुछ प्रैक्टिकल, कुछ उदाहरण जो आपने आसपास आपने देखे होंगे। अब जरा मैथमेटिकल एनालिसिस पे आते हैं कि अगर हमें किसी सिस्टम के लिए ये कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज करिए बच्चों कि एक सिस्टम है जो दो पार्टिकल, दो पॉइंट मासेस m1 और m2 से मिलकर बना है। अब अगर मैं m1 की पोजीशन लोकेट करता हूं तो वो r1 पोजीशन वेक्टर है, m2 की पोजीशन वेक्टर r2 है। तो मुझे अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मालूम करना है तो मुझे क्या एनालिसिस करना होगा, देखते हैं। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले के थ्रू, इसके माध्यम से आप इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मालूम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये फॉर्मूला तो आपने हमें बता दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। प्रैक्टिकल मतलब ये है बच्चों कि आप मानिए कि आप एक बैग लेते हैं जिसमें आप कभी भी अगर स्कूल जाते हैं, आप अपनी बॉटल रखते हैं, अपना टिफिन रखते हैं, कुछ किताबें रखते हैं, अपना रुमाल रखते हैं। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करें ध्यान से तो आपका बैग जो है उसका शेप बदल जाता है, और जब आप उसे उठाते हैं तो एक पर्टिकुलर हिस्से से वो हमें हल्का लगता है और एक पर्टिकुलर हिस्से से वो हमें भारी लगता है। उसका कारण यही है कि जो हैवी मटेरियल होता है, जो ज़्यादा मैसिव होता है, वो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से हमने इस फॉर्मूले में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिखा है। तो दो पार्टिकल के लिए आर सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन होगा। चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है थ्री डायमेंशंस में, तो हमें इसके तीनों कंपोनेंट्स एक्स, वाई और जेड लिखने होंगे। तो जिस तर्ज पे हमने फॉर्मूला लिखा है बच्चों, उसी तर्ज में हम इसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप स्क्रीन पर देखें अगर, तो यहाँ पर जिस तरीके से पोजीशन वेक्टर को इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी M1 R1, R1 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, और M2 R2, R2 को हमने उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स निकालने हैं, वो भी आप इसी फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स कंपोनेंट निकाला है सेंटर ऑफ मास का, सिमिलरली वाई और जेड कंपोनेंट्स भी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों पिछले वीडियो में जो आपने फॉर्मूला देखा सेंटर ऑफ मास का, आइए हम सेम फॉर्मूला तीन पार्टिकल के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक सिस्टम जिसमें तीन पार्टिकल हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमने निकाला था, अगर आपको याद हो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर तीन पार्टिकल्स हों तो बच्चों वो फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर हम एक इन जनरल कोई भी बॉडी लेते हैं तो उसमें तो बच्चों ढेर सारे पार्टिकल होते हैं। लेट अस से कि n पार्टिकल्स हैं। तो उस सिस्टम के लिए अगर हमें अपना सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हमारे लिए ये फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2
इस तरह से जो भी आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं, लेट अस से n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल नंबर, उनकी लोकेशन मल्टीप्लाइड बाय उनका मास डिवाइडेड बाय सिस्टम का टोटल मास। इस तरह से आपको आपके सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट मिलेगा। तो बच्चों सेम काम हम पूरा प्रोसीजर दोहराएंगे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के लिए भी। मैथमेटिकली हम ये समेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। समेशन यही इंडिकेट कर रहा है mi xi, यानी इन जनरल किसी भी पार्टिकल की x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय उस पार्टिकल का मास डिवाइड बाय टोटल मास। ये I रिप्रेजेंट करता है एक जनरल पार्टिकल को, और ये समेशन सीरीज स्टार्ट होगी i इज इक्वल टू 1 से n तक, जहाँ पे n होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसी तर्ज पर हम y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं।